रीता के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वो अपने बेटे सूरज के साथ मिलकर खेती किया करती थी। रीता अपनी जमीन पर गाजर उगाया करती थी और सूरज उन्हीं गाजर को बाजार में बेचा करता था। इसी तरह दोनों माँ बेटा हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सूरज के चाचा किशोर भी बाजार में गाजर बेचने का ही काम करते थे, लेकिन किशोर से ज्यादा लोग सूरज से ही गाजर खरीदा करते थे। एक दिन बाजार में किशोर और सूरज दोनों गाजर बेच रहे होते हैं कि तभी कुछ ग्राहक किशोर के पास आते हैं। अरे किशोर भाई साहब, गाजर क्या भाव दिए? 40 रुपए किलो बिक रहे हैं गाजर, तो बताओ कितना कर दूं तुम्हारे लिए? लेकिन तुम्हारे गाजर में वो बात नहीं है जो बात सूरज के गाजर में है। चलो रहने दो, हम उसी से गाजर खरीद लेते हैं। अरे जाओ जाओ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे उससे ज्यादा अच्छे मेरे गाजर हैं, एक बार खाकर तो देखो कितने मीठे हैं। एक बार अगर मेरे गाजरों से तुमने गाजर का हलवा बना लिया। अरे नहीं भैया, पिछली बार मैं आपसे ही गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर ले गया था। मेरी बीवी मुझ पर ज्वालामुखी की तरह गुस्सा हो गई थी। ग्राहक किशोर की गाजर देखने के बाद सूरज के पास जाते हैं और सूरज के गाजर ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए ग्राहक सूरज से गाजर खरीद कर वहां से चले जाते हैं। यह देखकर किशोर को बहुत गुस्सा आता है। इस छटांग भर के बच्चे के गाजर में ऐसा क्या है जो मेरे गाजर में नहीं है? आज तक मेरी इस सूरज की वजह से अच्छी बिक्री नहीं हुई है। अरे इस सूरज की वजह से मेरा बहुत नुकसान होता है। जिस दिन मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया ना, उस दिन मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है। कुछ ग्राहक किशोर के पास आते और किशोर से बिना गाजर लिए ही सूरज के पास गाजर खरीदने के लिए चले जाते। ये देखकर किशोर को बहुत गुस्सा आता। लेकिन एक दिन किशोर गुस्से में सूरज से कहता है, सूरज, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तेरी वजह से अब मेरी बिल्कुल भी अच्छी बिक्री नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपनी जगह बदल दे और कहीं और जाकर गाजर बेच। चाचा जी, मैं तो आपसे पहले से उस जगह पर गाजर बेच रहा हूँ, तो मेरी वजह से आपकी बिक्री नहीं हो पा रही है। ये कहना तो गलत है ना, क्योंकि आप तो मेरे बाद में आए हो। देख, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। बच्चा है तो बच्चा बनकर रहे। बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो वो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुन ले और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा भी ले। अब से तुझे यहाँ गाजर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गाजर बेचना ही है तो कहीं और जाकर बेच। किशोर की बातें सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपनी माँ के सिखाए हुए संस्कारों के कारण सूरज विनोद से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपने घर आता है और इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। कोई बात नहीं बेटा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हो सकता है कि तुम्हारे चाचा उस दिन गुस्से में हो और इसीलिए उन्होंने तुमसे ये सब कहा हो। माँ, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अरे चाचा जी ने साफ साफ कहा है, अगर मैं फिर से वहाँ पर गाजर बेचने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो बेटा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे चाचा जी से लड़ाई करूं? देख सूरज, लड़ाई झगड़ा किसी भी परेशानी का समाधान नहीं है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें वक्त आने पर छोड़ देना चाहिए। शांति सूरज को ही समझाने की कोशिश करती है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सूरज फिर से वहीं पर गाजर बेचने के लिए बाजार जाता है। यह देखकर किशोर को बहुत गुस्सा आता है। फिर से बाजार में आने वाले सभी ग्राहक सूरज से ही गाजर खरीद रहे होते। अगली सुबह सूरज अपने खेत जाता है, लेकिन खेत का नजारा देखकर सूरज हैरान हो जाता है। खेत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने जानबूझकर सूरज की खेती नष्ट करने की कोशिश की। हे भगवान, आखिर किसने ऐसी घटिया हरकत की है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर हमारी खेती को नष्ट किया है। अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा? क्या मिल गया किसी को ये सब करके? खून पसीना एक करके मैंने और मेरी माँ ने गाजर की खेती की थी। सूरज परेशान होकर अपने घर आता है और इस बारे में अपनी माँ को बताता है। सूरज की बातें सुनने के बाद शांति भी बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? इस दुनिया में लोग गरीबों को चैन से जीने नहीं देते। अरे हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? सूरज और शांति दोनों बहुत परेशान हो चुके थे। अब सूरज के पास बाजार में बेचने के लिए बिल्कुल भी गाजर नहीं थी, जिस वजह से सूरज बाजार नहीं जा पाता।
ये देखकर किशोर बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी टोकरी में खूब सारे गाजर रखकर बाजार जाता है। अब मजा आया ना? अब तो समझ में आ ही गया होगा उस सूरज को कि मेरी बात न मानने का नतीजा क्या होता है। दूसरी तरफ सूरज उदास परेशान होकर अपने खेत जाता है और खेत को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी सूरज को एक पूंछ वाली गाजर दिखाई देती है। पूंछ वाली गाजर देखकर राजू थोड़ा हैरान हो जाता है। वो तुरंत उस पूंछ वाली गाजर के पास जाता है और जैसे ही राजू पूंछ वाली गाजर की पूंछ छूता है तो पूंछ के छूते ही सूरज के अंदर एक ऊर्जा प्रकट होती है। सूरज कमजोर से स्वस्थ हो जाता है। अरे ये क्या, इस गाजर की पूंछ छूते ही मुझ में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत स्वस्थ हूँ। पहले तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती थी। काश कि इसकी पूंछ को फिर से छूते ही मेरे खेत की दशा पहले की तरह हो जाती। मेरा खेत फिर से ठीक हो जाता और मेरे खेत में फिर से लाल लाल गाजर की खेती हो जाती। सूरज के इतना कहते ही अपने आप सूरज का खेत पूरी तरह से ठीक हो जाता है और सूरज के खेत में फिर से लाल लाल गाजरों की खेती हो जाती है। ये देखकर सूरज बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। यानी कि ये कोई आम गाजर नहीं है, ये कोई जादुई पूंछ वाली गाजर है। अगर माँ को इस बारे में पता लगेगा तो माँ बहुत खुश होगी। एक काम करता हूँ, जल्दी से घर जाता हूँ और माँ को इस बारे में बताता हूँ। सूरज खुश होकर जादुई पूंछ वाली गाजर को लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। जादुई पूंछ वाली गाजर को पाकर सूरज और शांति दोनों बहुत खुश होते हैं। सूरज खुशी खुशी फिर से जादुई पूंछ वाली गाजर की मदद से अपने लिए और अपनी माँ के लिए बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पकवान मांगता है। दोनों माँ बेटा पेट भरकर अच्छा खाना खाते हैं और सुकून से जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज फिर से जादुई पूंछ वाली गाजर को देखता है और कहता है, जादुई गाजर, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, इसीलिए जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम्हें अकेले ही घर पे रहना पड़ेगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना और माँ का ख्याल रखना। हाँ। सूरज बाजार में गाजर बेचने के लिए जाता है, लेकिन इस बार सूरज गाजर बेचने नहीं कहीं और जाता है। ये देखकर किशोर बहुत खुश होता है। चलो अच्छी बात है, आखिरकार इस सूरज को समझ में आ ही गया कि मैं इसे क्या समझाना चाहता था। किशोर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी सभी ग्राहक सूरज को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं और सूरज से ही गाजर खरीदते हैं। ये देखकर किशोर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। देखते ही देखते कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं और अब सूरज ने अपनी मेहनत और जादुई पूंछ वाली गाजर की मदद से अपने लिए बहुत सुंदर सा मकान बनवा लिया होता है। मकान देखकर किशोर को बहुत जलन होने लगती है और वो चुपके से राजू के घर में ताक झांक करना शुरू कर देता है। कुछ तो बात है, आखिर इतने कम टाइम में इसने इतना सब कुछ कैसे कर लिया? अपने घर में जादुई पूंछ वाली गाजर से बातचीत कर रहा होता है। ये सब देखकर किशोर को जादुई पूंछ वाली गाजर का सारा सच पता चल जाता है। इसीलिए रात को किशोर चुपके से सूरज के घर में घुसता है और वो जादुई पूंछ वाली गाजर को चोरी करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शांति और सूरज की आंख खुल जाती है और वो दोनों आधी रात को किशोर को घर में देखकर हैरान हो जाते हैं। देवर जी, आप यहाँ और आधी रात को आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? क्या हुआ चाचा जी, आप अचानक से हमारे घर में कैसे आ गए? और इतनी रात को आपको ऐसा क्या काम पड़ गया जो आपको ऐसे चोरों की तरह हमारे घर में आना पड़ा? कुछ नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे घर में कोई चोर आया है, इसीलिए मैं उस चोर को पकड़ने यहाँ आया था। पर हमारे घर में तो कोई चोर नहीं आया। अरे भाभी, मुझे ऐसा लगा कि आपके घर में कोई चोर आया है, इसीलिए मैं उस चोर को पकड़ने के लिए चोरी छुपे आपके घर में आया। किशोर की हिचकिचाती हुई आवाज से शांति और सूरज समझ जाते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। तभी वहां पर जादुई पूंछ वाली गाजर उड़ती हुई आती है और वह रस्सी से किशोर को जकड़ लेती है और फिर किशोर से कहती है, सच बता दे किशोर, तू यहाँ क्यों आया था? वरना मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास पहुंचा दूंगी। तुम जो भी हो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
मैं तो बस इस घर में चोरी के इरादे से आया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सूरज की जादुई पूंछ वाली गाजर को चोरी कर लूं और मैं भी सूरज की तरह अमीर बन जाऊं। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। एक बात हमेशा याद रखना, जादुई चीज हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों के ऊपर ही काम करती है। तुम जैसे घटिया चालाक इंसानों को इसका हमेशा गलत असर ही देखने को मिलेगा। मैं समझ गया हूं, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो और मैं वादा करता हूं कि मैं कभी सूरज को परेशान नहीं करूंगा। बस मुझे यहाँ से जाने दो। जादुई पूंछ वाली गाजर किशोर को छोड़ देती है, जिसके बाद किशोर शांति और सूरज से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। किशोर के जाते ही सूरज जादुई पूंछ वाली गाजर से कहता है, क्या बात है, जादुई पूंछ वाली गाजर, तुम तो बोले भी सकती हो। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जिसके बाद सूरज और जादुई पूंछ वाली गाजर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुमेश नाम का एक किसान था। उसके पास कुछ खेती करने के लिए जमीन थी और उतनी ही जमीन पर जामुन के पेड़ों का बाग था जो उसके पिता ने बनाया था, जिससे वह अपने घर की जरूरत को पूरा करता था। उसके 2 बेटे थे और उसके बड़े बेटे का नाम मदन और छोटे बेटे का नाम रमेश था। जहां रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरी तरफ मदन बहुत चालाक और आलसी था। सुमेश की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए वह अपने बड़े बेटे की शादी कर देता है। एक दिन सुमेश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सुमेश के मरने के बाद मदन की पत्नी बोलती है, सुनो जी, अब मेरे से काम नहीं किया जाता, तुम सासू माँ को बोल के बंटवारा कर लो। अरे अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो हुए हैं, ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रमेश की शादी हो गई ना तो माँ जी ना सब चीज उसी को दे देगी। वैसे भी वो उनका लाडला है। यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो और उसको जामुन के लगे पेड़ वाला हिस्सा दे दो। और मदन अपनी बीवी के बातों में आकर अगले दिन अपने माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रमेश और मेरा बंटवारा कर दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो। तभी वहां रमेश आ जाता है और उन दोनों को देखकर रमेश बोलता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रमेश, मैं कह रहा था अब उन्हें हम दोनों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कर लीजिए भैया। आप जो करोगे हम सबके भले के लिए ही करोगे। और मदन जमीन के बंटवारे के लिए कागजात बनवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है और जामुन के पेड़ रमेश को दे देता है। यह सब देखकर सरला रमेश से बोलती है, बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जामुन वाली जमीन दे दी और खुद खेती करने के लिए बाकी खेत ले लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन के होते ही उन्हें बाजार में बेचना है, पर उन्हें तो खेतों में रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन रमेश मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तू क्या करेगा? लेकिन रमेश अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्होंने सारी जमीन हथिया ली थी। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है। देखा, मैं ना कहती तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और ये हमारा घर भी नहीं बन पाता। लेकिन पुष्पा, पहले तो खेतों में रमेश खेती कर दिया करता था, पर अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो, अब रमेश पूरा दिन जामुन के पेड़ों पर क्या करेगा? तुम उससे मजदूरी करवा लिया करना और हम उसे खाने के लिए दे दिया करेंगे। ऐसे में एक मजदूर भी मिल जाएगा। अगले दिन आज जामुन के पेड़ देखकर आता हूं, क्या पता उन्हें गुड़ाई और खाद की जरूरत हो। यह सोचकर रमेश जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि पेड़ों पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे हुए थे। पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। और रमेश पेड़ों के आसपास साफ सफाई कर देता है और सभी पेड़ों को पानी दे देता है। तभी वहां मदन भी आ जाता है। अरे रमेश, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो यह जमीन तुझे तेरी भलाई के लिए दी है, फल आने पर बेच सकता है और साथ ही मेरे साथ खेतों में काम भी करवा सकता है। हाँ भैया, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा। और फिर से मदन लेटकर आराम करने लगता है और रमेश को ही खेतों में काम करना पड़ता है। अब रोज रमेश पहले अपनी जामुन के पेड़ों को
पानी देता, फिर मदन की खेतों में काम करता। बेटा, ये क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है? माँ, मेरे पास तो कोई खेत है नहीं और जामुन के पेड़ों पर अभी तक कोई फल भी नहीं लगे हैं। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे कि उनकी सभी साजिश सफल हो रही थी। कुछ दिनों के बाद खेतों में काम करने के बाद जब रमेश अपनी जामुन के पेड़ों के पास जाता है तो वहां देखता है कि वहां एक चिड़िया गिरी पड़ी थी। वह उसे उठाता है अरे, ये तो घायल लग रही है। तो रमेश उसको अपने साथ घर ले जाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगता है और उसे खाने के लिए गेहूं के दाने डालता है। अगली सुबह जब वह चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रमेश उसे अपनी जामुन के बगीचे में ले जाता है और वह उड़कर पेड़ पर चली जाती है और बहुत मीठी स्वर में चहचहाने लगाती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसकी ये मधुर आवाज सुनकर। और रमेश काम करने के लिए खेतों में चला जाता है। खेतों का काम खत्म करके ही जब रमेश वापस अपने खेत में आता है। अरे, ये क्या इतने सारे जामुन? सुबह तो एक भी जामुन नहीं था। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और रमेश एक टोकरी में जामुन तोड़ कर रखने लगता है। रमेश बाजार में जाकर सभी जामुन बेच देता है और घर के लिए खाने का सामान ले जाता है और घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, जिनका मन साफ होता है, भगवान उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अगले दिन अरे, अभी कल ही तो जामुन तोड़े थे, आज फिर से जामुन कहाँ से आ गए पेड़ पर? तभी वह चिड़िया वहां जाती है और वो चिड़िया एक परी बन जाती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने इन सभी को जादुई पेड़ बना दिया है। अब इनका जामुन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह परी अदृश्य हो जाती है और रमेश पेड़ से जामुन तोड़ने लगता है। फिर वह बाजार में जाता है और पूरा दिन जामुन बेचता है और जब शाम को वह आता है तो मदन उससे बोलता है, अरे रमेश, आज काम नहीं करने आया खेत में, क्या हुआ? भैया, अब मैं आपकी खेतों में काम नहीं करूंगा। मैं अब बाजार में जामुन बेचा करूं। मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, अगर आप मेरी भलाई सोचते तो आप मुझे अपने खेतों में मजदूरी ना करवाते, बल्कि मुझे भी खेतों में हिस्सा देते। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है। अब रमेश रोज जादुई जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। उसके जामुन बहुत अच्छे और रसीले थे। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ से खरीद के लाए हो इन्हें? आप बताओ, आपको कितनी जामुन चाहिए? मेरा खुद का जामुन का पेड़ है। अगर तुम्हारे पास इतना जामुन है तो तुम सभी मुझे बेच दिया करो। आपको कितने किलो जामुन चाहिए? देखो भाई, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और हम फलों का रस निकालकर बाजार में बेचते हैं, इसलिए हमें फल चाहिए होते हैं। तुम कल से मुझे जामुन बेच दिया करना। उसकी बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब रमेश रोज बहुत से जामुन तोड़कर कंपनी वालों को बेच देता था और जैसे ही वो जामुन तोड़ता वहां और जामुन उग जाया करते। कुछ ही समय में वो बहुत धनी बन जाता है और वो गांव के लोगों की मदद भी किया करता था। रमेश की सफलता को देखकर मदन को अपने के पर अफसोस होता है कि काश वो अपने भाई के साथ धोखा ना करता तो आज वह भी उसके साथ होता। अम्मा बाबूजी, मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? आप दोनों एक साथ ही मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। चलो चलो, बहुत हो गया रोना धोना। हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही है। हम सब अमर थोड़ी हैं। पायल 20 साल की एक जवान लड़की थी। ठंड का मौसम था। उसके माँ बाप उसे अकेला छोड़कर एक ही दिन चले गए। पायल रोती रही, लेकिन उसके चाचा चाची ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब पायल पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी, क्योंकि उसके कोई भाई बहन नहीं थे, बस एक चाचा की लड़की थी। पायल अपने कमरे में अकेली रो रही थी। तभी चाचा की लड़की शालू उसके पास आई। पायल, यूं बैठे बैठे रो क्यों रही हो? रोने से क्या तुम्हारे माँ बाप वापस आ जाएंगे? चलो जल्दी चलो, हमें बहुत भूख लगी है। जल्दी से प्याज के पकौड़े बना दो। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है शालू। इतने में वहां पर उसकी चाची आई और बाल पकड़कर सीधा रसोई घर में ले गई। पायल को ये हरकत देखकर बहुत झटका लगा। चाची, ये क्या कर रही हो?
मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े, मेरे बाल छोड़ो। तभी वहां पर उसके चाचा भी आ गए। अब तेरे माँ बाप तो है नहीं, तेरी जिम्मेदारी हम पर छोड़कर चले गए हैं। हम तुझे यहाँ एक ही शर्त पर रहने देंगे, तू इस घर में नौकरानी बनकर काम करेगी, समझी? इतना बोलकर उसके चाचा चाची और शालू वहां से चले गए। पायल रोते रोते उन लोगों के लिए प्याज के पकौड़े बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा चाची एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। पहली बार जिंदगी में आपने ढंग का काम किया है। सारी जमीन जायदाद और यह घर अपने नाम करवा लिया, फिर पायल के माँ बाप को रास्ते से ही हटवा दिया। अरे धीरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया कि मैंने ही अपने भैया को मरवाया है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और वैसे भी प्याज इस समय बहुत महंगा हो गया है, हम अमीर बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद पायल सबके लिए प्याज के पकोड़े बनाकर ले आई, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ प्याज ही प्याज था। उनके खेतों में सिर्फ प्याज की खेती होती थी। अगले दिन उनके खेतों में ढेर सारे प्याज हुए, जिसे बेचकर वे खूब पैसे वाले हो गए। हालांकि धनवान तो वो लोग पहले से ही थे। अब हर वक्त वो लोग पायल से कभी प्याज के पकौड़े और कभी प्याज के पराठे बनवाते थे और उसे कुछ भी खाने को नहीं देते थे। वो सिर्फ बोरे से प्याज निकालकर कच्चा ही खाया करती। एक रात वो यही सब सोचकर रो रही थी। अम्मा बाबूजी, आप लोग क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलते। यहाँ तो मेरे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। पहले तो चाचा चाची बहुत सीधे थे, पर अब आप लोगों के जाने के बाद पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। यही सब सोचते सोचते पायल को नींद आ गई और वह सो गई। उसके सपने में उसके माँ बाप आए। रो मत मेरी बिटिया, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई तकलीफें नहीं रहेंगी। हाँ पायल बिटिया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन फिक्र मत करो, कल प्याज की बोरी में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतने में पायल की नींद खुल गई। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। तभी उसकी चाची ने एक आवाज दी। शालू, जल्दी से उस नौकरानी को जगा दे और बोल जल्दी हमारे लिए प्याज के पराठे और मस्त गर्मा गर्म चाय बना दे। वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। शालू भागकर पायल के कमरे में गई और उसे प्याज के पराठे बनाने का ऑर्डर दे दिया। जब पायल नहा धोकर बोरे से प्याज निकालने गई, तब उन प्याज के बीच में से उसे एक चमकता हुआ सोने का प्याज दिखाई दिया। यह प्याज तो सोने का लग रहा है। याद आया कल मेरे माँ बाप ने कहा था कि मेरे साथ कोई चमत्कार होगा। शायद वह यही चमत्कार है। पायल ने सोने का प्याज अपने पॉकेट में रख लिया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। उसने जल्दी से अपने चाचा चाची और शालू को प्याज के पकौड़े और चाय दी। उसके बाद अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। सोने के प्याज को उसने टेबल पर रखा और उसे देखने लगी। अब मैं इस सोने के प्याज का क्या करूं? अगर मैंने चाचा चाची या शालू को बताया तो वह लोग मुझसे छीन लेंगे। पायल यह सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके चाचा ने उसके दरवाजे पर एक लात मारी, जिससे दरवाजा टूट गया। तीनों पायल के कमरे में आ गए। पायल घबरा गई। पायल ने जल्दी से वह सोने का प्याज अपनी जेब में रख लिया। नालायक बेगैरत, तेरे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तूने कैसे पराठे बनाए हैं? आधे कच्चे आधे पक्के, एक तो जला हुआ था। तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है। इस घर से निकलकर हमारे पीछे वाले जंगलों में जाकर रह। तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है ना आजकल। और हाँ, तू इस घर की नौकरानी है तो खाना बनाने के वक्त आ जाना और फिर जंगल में चली जाना। पायल घर के पीछे बने अपने जंगलों में चली गई। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा भी गिर रहा था। उसने किसी तरह लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। फिर सोचने लगी, सोने का प्याज तो मिल गया, लेकिन चाचा चाची ने मुझे घर से ही निकाल दिया। इतनी ठंड में मैं यहाँ रात कैसे गुजारूंगी? तभी पायल को वहां पर एक कटा हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसने उन लकड़ियों से झोपड़ी बना ली और रहने लगी।
उसने वह सोने का प्याज जमीन में गाड़ दिया और अगले दिन उसी जगह एक पौधा उग गया जिसमें ढेर सारे सोने के प्याज थे। अरे वाह, मेरे माँ पिताजी ने तो चमत्कार कर दिया। उसने सारे सोने के प्याज को बोरे में रख दिया। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा उस पौधे में फिर से ढेर सारे सोने के प्याज उगाए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने सोने के प्याज से एक पूरा बोरा भर लिया। अब मेरे पास एक बोरा भरकर सोना हो गया है। अब मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक आखिरी बार जाकर चाचा चाची के लिए खाना बना देती हूँ। पायल खाना बनाने चली गई। जब वो खाना परोस रही थी तो उसकी पॉकेट से सोने का एक प्याज जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर उसके चाचा चाची और शालू हैरान हो गए। मम्मी पापा ये देखो, जब से हमने इसे घर से निकाला है बाहर जाकर सोने की चोरी करने लगी है। उसके लालची चाचा चाची ने वह सोने का प्याज उठाकर अपनी जेब में रख लिया और पायल को खूब मारा। ऐसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसने ढेर सारी चोरी की होगी। चलो इसकी झोपड़ी में चलकर देखते हैं। वहां पर उन्हें सोने के प्याज से भरा हुआ वही बोरा मिला। यह देखते ही लालची चाचा चाची ने पायल को एक पेड़ में रस्सी से बांध दिया और उसे खूब मारा। देख रही हो, एक बोरा भर के सोने के प्याज। हम तो एक झटके में ही करोड़पति बन गए। अब ऐसा करते हैं, जैसे इसके माँ बाप को रास्ते से हटाया था वैसे ही इसे भी मार मार कर रास्ते से हटा देते हैं। इसका मतलब आप लोगों ने मेरे माँ पिताजी की जान ली। आप लोगों ने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर बहुत अत्याचार किए, उनके साथ धोखा किया। अब तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सोने के प्याज से कीड़े निकलने लगेंगे। यह प्याज है, ऐसे वैसे नहीं सोने के हैं। इससे भला कीड़े कैसे निकलेंगे? थोड़ी ही देर में सोने के बोरे के अंदर से ढेर सारे कीड़े निकलकर पायल के चाचा चाची और शालू के पूरे बदन पर रेंगने लगे और उनका शरीर मिट्टी में मिल गया। पायल ने किसी तरह खुद को आजाद किया। अब जितने भी सोने के प्याज थे सब कीड़े बन चुके थे। उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। फिर अगले दिन एक वकील पायल के पास आया। बेटी, अब तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा, इसीलिए अब सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है। इतना कहकर वो वकील वहां से चला गया। इतने सारे खेत और इतने बड़े घर का मैं अकेले क्या करूंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि खेती कर सकूं। तभी उसकी नजर बोरे पर गई। उसमें एक सोने का प्याज अभी भी बचा हुआ था। पायल ने वह सोने का प्याज उठाया और अपने खेतों में गाड़ दिया। अगले दिन उसके पूरे खेतों में अब सोने के प्याज उग गए थे। अरे वाह, मेरे माँ पिताजी ने तो फिर से चमत्कार कर दिया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद माँ पिताजी। अब मैं इन्हें बेचकर अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकती हूँ। पायल ने सोने के प्याज को बेचकर एक बिजनेस शुरू किया। उसके बाद उसने शादी भी की और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।